समझना है कि कौन सी पार्टीज़ को हम नेशनल पार्टी बोलते हैं और कौन सी पार्टी को स्टेट पार्टी बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक टॉपिक है अलायंस, उसको समझना है कि अलायंस एक्चुअली होता क्या है। When several parties in a multi-party system join hands for the purpose of contesting election, जहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम होता है वहाँ पर जब बहुत सारी पार्टीज एक ग्रुप बना लेती हैं अपना, एक जैसे फ्रेंडली रिलेशन होता है तो उस तरह से एक ग्रुप बना लेती हैं अपना, ताकि वो इलेक्शन लड़ सकें आराम से और विन कर सकें। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पार्टीज हैं तो किसी एक पार्टी को मेजोरिटी मिलेगी ये बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसको हम अलायंस कहते हैं। और इंडिया के अंदर 2004 के हिसाब से हम देखें तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 3 अलायंस हैं। बीजेपी जो कि उसका अलायंस है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। दूसरा आपका है कांग्रेस, उसका अलायंस है द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए। और उसके बाद सीपीआईएम का एक अलायंस है जिसको लेफ्ट फ्रंट कहा जाता है, यानी जो बची हुई पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उसके साथ में हैं। तो उसके हिसाब से फिर अब हम देखते हैं कि नेशनल पार्टीज किसको कहते हैं और स्टेट पार्टीज किसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो सबसे पहले डेमोक्रेसीज दैट फॉलो फेडरल सिस्टम, कोई भी डेमोक्रेसी जो कि फेडरल सिस्टम को फॉलो कर रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वहाँ पर प्रेजेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज है एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फेडरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। और ऐसा ही इंडिया में भी है। इंडिया के अंदर बहुत सारी कंट्री पार्टीज़ हैं जो कि नेशनल पार्टीज़ कहलाती हैं, क्योंकि उनका पूरे नेशन में कहीं ना कहीं स्प्रेड देखने को मिलता है। दीज पार्टीज़ हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स, बहुत सारे यूनिट्स में स्टेट्स में इनका अस्तित्व है। उसके अलावा ये जो है पॉलिटिकल पार्टीज अपनी सेम पॉलिसीज को फॉलो करती हैं, प्रोग्राम स्ट्रैटेजीज अब नेशनल लेवल पर डिसाइड होती है, उसी को पूरे कंट्री लेवल पे फॉरवर्ड किया जाता है। एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन, इंडिया के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने आप को इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर कराना ज़रूरी है। वाइल द कमीशन ट्रीट्स ऑल पार्टीज इक्वली, कमीशन जो है हर पार्टी को इक्वली ट्रीट करता है, लेकिन कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ जो है वो बड़ी एस्टेब्लिश पार्टीज जो हैं उनको दी जाती है। जैसे उनको यूनिक सिंबल दिया जाता है, जैसे बीजेपी के पास लोटस है, कांग्रेस के पास हैंड है, उस तरह से। और ऑफिशियल कैंडिडेट जो हैं इस पार्टी के वही इस सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ प्रिविलेजेस इनको कंपैरेटिवली स्मॉल पार्टीज के मिलते हैं और इनको रिकॉग्नाइज पार्टीज कहा जाता है बाय द इलेक्शन कमीशन। That is why the election commission has laid down detailed criteria of the proportion of votes. अब कैसे हम रिकॉग्नाइज पार्टीज को नेशनल और स्टेट पार्टी बोलेंगे, तो कुछ क्राइटेरिया इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया हुआ है। जैसे अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द वोट्स, अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को टोटल वोट्स में, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो वोट्स हैं उसके टोटल वोट्स में 6% वोट्स वो निकाल लेती है, और उसके अलावा एटलीस्ट 2 सीट्स ऑफ अ स्टेट असेंबली ऑफ अ स्टेट एंड देन 2 सीट्स इन अगर 2 सीट उस स्टेट के अंदर निकाल लेती है तो उसको रिकॉग्नाइज स्टेट पार्टी कहा जाता है। उसके बदले अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा, अगर नेशनल लेवल के इलेक्शंस होते हैं, स्टेट पार्टी में स्टेट लेवल के इलेक्शंस में आपको 6% वोट्स चाहिए और 2 सीट चाहिए। नेशनल लेवल पर अगर आप लोकसभा के इलेक्शंस में 6% वोट्स निकाल लेते हो टोटल वोट्स में से, और उसके अलावा 4 स्टेट्स में आप एटलीस्ट 4 सीट्स जीत जाते हो, तो आप लोकसभा के हिसाब से, इन इलेक्शन के हिसाब से आप रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी कहलाते हो। तो इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इंडिया में इस वक्त 7 नेशनल रिकॉग्नाइज पार्टीज हैं। उसके बारे में हमको एक एक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आपको इसमें पढ़ते वक्त ये ध्यान रखना है कौन सी पार्टी का सिंबल क्या है, कब फंक्शनिंग में आई थी, कब फॉर्मेशन हुआ था, मेन लीडर कौन था जिसने फॉर्म किया था, और क्या आइडियोलॉजी इसकी थी, और किसके साथ इसका अलायंस है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आपके लिए इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले आपकी है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस बेसिकली हम इसको कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं, जिसका हैंड होता है पाम, आपका जो हाथ है आईएनसी बोलते हैं इसको। उसके अलावा ये 1885 में फाउंड की गई थी और उसके बाद काफ़ी इसमें स्प्लिशंस हुए हैं। इंडियन पॉलिसीज़ जो नेशनल लेवल पे है उसके अंदर इसका काफ़ी डोमिनेंट रोल रहा है इतने पिछले कई सालों में, फॉर सेवरल डेकेड्स। उसके बाद अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू द पार्टी सॉट टू बिल्ड अ मॉडरेट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में ये पॉलिटिकल पार्टी, इसका जो मेन नोशन था, जो मेन आइडियोलॉजी थी, वो थी टू बिल्ड अ मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया। उसके बाद सेंटर के अंदर टिल 1977 ये रूलिंग में रही। उसके बाद फिर 1980 से 1989 तक रही। देन 89 में इसका सपोर्ट थोड़ा डिक्लाइन होता चला गया, और उसके बाद इसमें सोशल डिविजन्स भी देखने को मिले। सेंट्रिस्ट पार्टी
इन इट्स आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन द पार्टी एस्पाउसेस सेक्युलरिज्म, हमेशा सेक्युलरिज्म को फॉलो करा है, एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस एंड माइनॉरिटीज़। उसके अलावा सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ह्यूमन फेस के तौर पे इन्होंने उसको फेवर करा है। इमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी विद 145 मेंबर्स इन द लोकसभा, लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे उभर कर आई 2004 में, 145 मेंबर्स इसके लोकसभा पहुंचे थे। और करंटली अभी ये यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो है इनका चलता है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी है आपकी बीजेपी, जिसका सिंबल है लोटस। ये आपके 1980 में फाउंड की गई थी। रिवाइविंग द अर्सवाइल, भारतीय जनसंघ को रिवाइज करते हुए ये पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई थी। इनका नोशन है टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया, एक स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न भारत बनाना है, बाय ड्रॉइंग एस्पिरेशंस फ्रॉम इंडियाज एंशिएंट कल्चर। और इसके लिए ये इंडियन एंशिएंट कल्चर और वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं। कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, इनका मेन एलिमेंट हिंदुत्व है। देन वॉन्ट्स फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, ये चाहते थे कि जम्मू कश्मीर का पूरी तरह से इंटीग्रेशन हो जाए इंडिया में, जो अभी रिसेंटली कंप्लीट भी हो गया है। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड चले सभी लोगों के लिए जो कि इस कंट्री के अंदर रहते हैं, चाहे किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी एरिया से हों, और रिलीजियस कन्वर्जन के ये खिलाफ हैं। इट्स सपोर्ट बेस इंक्रीज, इसका सपोर्ट बेस 1990s के बाद से इंक्रीज हुआ है। पहले ये नॉर्थ और वेस्ट की तरफ लिमिटेड थी अर्बन एरियाज में, लेकिन अब इसका सपोर्ट जो है साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट और रूरल एरिया सब जगह एक्सपैंड हो चुका है। पावर में आए थे 1998 में एज द लीडर ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इंक्लूडिंग सेवरल स्टेट एंड रीजनल पार्टीज। लॉस्ट इलेक्शन 2004 में इलेक्शंस हार गए थे और एक प्रिंसिपल ऑपोजिशन के तौर पे बैठे थे, लेकिन अभी करंटली देखेंगे तो कंट्री के अंदर मेजॉरिटी पार्टी यही है सेंटर पे, लेकिन फिर भी अलायंस को साथ में रख के चलते हैं क्योंकि आगे भी चुनाव होने होते हैं। फिर नेक्स्ट आपकी है बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, जिसका सिंबल है एलिफेंट। ये 1984 में कांसी राम के द्वारा फाउंड की गई थी और बेसिकली ये रिप्रेजेंट करती है एंड सिक्योर पावर टू द बहुजन समाज, जो दलित्स हैं, आदिवासीज हैं, उनके राइट्स के लिए लड़ती है, ओबीसीज हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं। ड्रॉज इंस्पिरेशन जो बड़े लीडर्स, जो हमारे रिफॉर्मर्स थे, सोशल रिफॉर्मर्स थे, जैसे साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, तो उनके पॉइंट्स से, उनके व्यूज से इंस्पिरेशन लेते हैं। स्टैंड्स फॉर द कॉज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ दलित्स, बेसिकली ऑप्रेस्ड एंड दलित पीपल, उनके वेलफेयर के लिए लड़ते हैं। इट हैज़ इट्स मेन बेस इन द स्टेट ऑफ यूपी, सबसे ज़्यादा यूपी में पॉपुलर है। उसके अलावा आसपास के जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब में भी एक्सिस्टेंस देखने को मिलता है। यूपी के अंदर कई बार गवर्नमेंट फॉर्म करी है इन्होंने, टेकिंग द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट पार्टीज, लेकिन कई बार पार्टीज का इनको सपोर्ट लेना पड़ा। और लोकसभा इलेक्शंस के अंदर 2004 में इट पोल्ड अबाउट 5% वोट्स एंड सिक्योर्ड 19 सीट्स, तो वहीं से ये नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज हुई थी। फिर नेक्स्ट आपकी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM, इसका जो सिंबल है वो है सिकल, जो हसिया होता है जो फसल काटने के लिए, घास वास काटने के लिए काम आता है, फिर बीच में हैमर है और साइड में एक स्टार बना हुआ है। 1964 में फाउंड की गई थी। बिलीव्स इन मार्क्सिज्म लेनिनिज्म, ये दोनों वर्ड्स आपने रशियन रिवोल्यूशन क्लास 9th में पढ़े हैं, कार्ल मार्क्स एंड व्लादिमीर लेनिन, तो उनके आइडियाज़ को ये फॉलो करते हैं। सपोर्ट सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, उसके अलावा अपोजेस इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म, कोई सिंगल पर्सन का रूल हो, कम्युनिटी का रूल हो या कोई और आके हम पे रूल करे, उसके ये खिलाफ हैं। Accepts democratic elections as a useful and helpful means for securing the objective of socio-economic justice in India. इस पार्टी का मानना है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन ही हमारी कंट्रीज के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, जस्टिस वही दे सकते हैं। उसके अलावा वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका, स्पेशली अमंग द पुअर, फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड इंटेलिजेंसिया। उसके अलावा क्रिटिकल ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो नई इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उसको लेके थोड़े से क्रिटिकल रहते हैं ये, दैट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ, क्योंकि इससे फ्री फ्लो होता है फॉरेन कैपिटल का, गुड्स का, तो पहले हमें अपना इंटरनल मार्केट अपने लिए डेवलप करना है, अपने गुड्स को प्रमोट करना है, तो उसके फेवर में इसीलिए बाहर से आने वाली चीज़ें और पॉलिसीज़ के थोड़ा सा अगेंस्ट रहते हैं। उसके बाद 2004 के इलेक्शंस में इनको 6% वोट्स मिले थे, 43 सीट्स मिली थी लोकसभा में, और वहीं से ये नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज हुए और यूपीए को सपोर्ट करते हैं। फिर उसके बाद आपकी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, इसके अंदर भी आपका सिकल है जो कि फसल काटने के लिए, बीच में पैडी है।
तो ये 1925 में फॉर्म की गई थी। मार्क्सिस्ट लेनिनिज्म के आइडियाज़ को सपोर्ट करती है, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी को, अपोज टू द फोर्सेस ऑफ सक्सेशनिज्म के खिलाफ है, यानी वंशानुगत जो चीज़ें चलती है कि एक लीडर था फिर उसके लीडर को आगे बढ़ा दिया गया, तो उसके थोड़ा सा अगेंस्ट में है। अब ये पॉलिसी अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली अगर हम कुछ पॉलिटिकल पार्टीज देखेंगे तो वहाँ तो सक्सेशन चल ही रहा है, लेकिन ये उनको ही सपोर्ट करते हैं। मेरा इशारा शायद आप लोग समझ जाएंगे। तो यहाँ पर उसके ये अगेंस्ट में है कम्युनलिज्म एंड सक्सेशन के, बट चल वही रहा है। एक्सेप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज अ मीन्स ऑफ प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास। इनका भी मानना है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से ही जो वीकर सेक्शन है, जो गरीब वर्ग है, वर्किंग क्लास है, फार्मर्स है, पुअर है, इनके इंटरेस्ट को प्रमोट किया जा सकता है। 1964 में थोड़ी सी वीक हो गई थी, इसका स्प्लिशन हो गया था और CPIM इसी से फॉर्म हुई थी। उसके बाद इसका जो प्रेजेंस है केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इधर की तरफ देखने को मिलता है। और इसका जो सपोर्ट है धीरे धीरे पिछले कई सालों में डिक्लाइन होता गया है, लेकिन 2004 के इलेक्शन में इसने 1.4% वोट्स लिए थे एंड 10 सीट्स ली थी, वहाँ से ये नेशनल पार्टी हुई और अभी ये बेसिकली यूपी को सपोर्ट करती है। फिर उसके बाद है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, NCP, इसका सिंबल है अलार्म क्लॉक। ये 1999 में फॉर्म की गई थी, काफ़ी कांग्रेस पार्टी के स्प्लिशन के बाद में। ये भी डेमोक्रेसी, गांधीयन सेक्युलरिज्म, इक्विटी, सोशल जस्टिस और फेडरलिज्म को फॉलो करती है। इनका मानना है कि इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, जो हाई पोस्ट हैं, वो यहाँ के नेचुरल बॉर्न सिटीजन्स को दी जानी चाहिए। मेजॉरिटी पार्टी के तौर पे ये महाराष्ट्र में है। उसके अलावा मेघालय, मणिपुर, आसाम, इसमें इसकी प्रेजेंस देखने को मिलती है। कॉलिशन पार्टनर महाराष्ट्र में ये फॉर्म करते हुए अलायंस के साथ में इसने सरकार वगैरह बनाई थी। 2004 में ये UPA को सपोर्ट करने के लिए आई। उसके बाद अभी जो कुछ टाइम पहले एक और पार्टी जो रिकॉग्नाइज हुई है नेशनल पार्टी के तौर पे, वो है आपकी AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसका सिंबल है 2 फ्लावर्स बने हुए, 3 पेटल्स वाले, तो फ्लावर एंड ग्रास इसका सिंबल है। ये 1998 जनवरी में लॉन्च की गई थी। मेन लीडर इसकी हैं ममता बनर्जी। नेशनल पार्टी के तौर पर रिकॉग्नाइज हुई थी 1916 में और मेनली ये वेस्ट बंगाल में है। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, यहाँ पर भी इसका अस्तित्व है। अब स्टेट पार्टीज हम देखेंगे तो उसके अलावा बहुत सारी स्टेट पार्टीज भी हैं हमारी। इन 7 पार्टीज के अलावा इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिकॉग्नाइज है अभी, और ये बेसिकली अपने रीजनल पार्टीज रीजन में ही कन्फाइंड है ज़्यादा, या फिर थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस दूसरे स्टेट्स में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आपको बहुत सारी पार्टीज दे रखे हैं, जैसे समाजवादी पार्टी, समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल। ये नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जैसा इनका यूनिट है, बट उस लेवल पे अभी नहीं पहुंच पाई हैं। उसके अलावा बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट, ये अपने सिर्फ स्टेट तक ही कन्फाइंड है। तो पिछले 30 साल में अगर हम देखेंगे तो नंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ दीज पार्टीज, ये जो छोटी पार्टीज है हमारी रीजनल पार्टीज, इनका स्ट्रेंथ काफ़ी, नंबर इनका काफ़ी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इंडिया में फ्री है, कोई भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है, इसलिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बनती जा रही है। मोर देन 750 हमारे यहाँ रिकॉग्नाइज पार्टीज हैं। दिस मेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकल मोर एंड मोर डाइवर्स। और इसीलिए इंडियन पार्लियामेंट बहुत डाइवर्स है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग वर्ग, समुदाय, रिलीजन के लोग हैं जो गवर्नमेंट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और किसी न किसी अलायंस का पार्ट होते हुए नेशनल लेवल तक अपनी पोजीशन ले जाते हैं। नो वन पार्टी, और अभी इतने सारी पार्टीज हैं, इसलिए कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए मेजॉरिटी लाना लोकसभा में काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए इनको मजबूरी में दे आर कंपेल्ड टू फॉर्म देयर अलायंसेस, इसीलिए अलायंसेस फॉर्म करने पड़ते हैं, स्टेट पार्टीज को साथ में मिलाना पड़ता है ताकि नेशनल तक पहुंच सकें। और इसी तरह से ये स्टेट पार्टीज हैं, इनको भी मौका मिलता है नेशनल तक पहुंचने का। सिंस 1996 नियरली एवरी वन ऑफ द स्टेट पार्टी, अगर 1996 के बाद हम देखें तो तकरीबन हर स्टेट पार्टी को कहीं ना कहीं मौका मिला है नेशनल लेवल तक पहुंचने का थ्रू देयर अलायंसेस। इसकी वजह से जो हमारा फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है और ज़्यादा पावरफुल हो गई है। नेक्स्ट पेज पे आपको रीजनल पार्टीज इन इंडिया उसका मैप दे रखा है, कौन से स्टेट में कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इसको आप थोड़ा ध्यान से